안녕하십니까? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनूबी कोरिया के 8वें पॉइंट सिस्टम के बारे में, जिनकी दरख्वास्तों की वसूली 2025 जो है वो फरवरी में आई थी, और उनकी जो रजिस्ट्रेशन हैं दरख्वास्तों की ऑनलाइन वसूली वो मार्च के महीने में जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो अभी हम यहाँ पे देखें कि प्री रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जो है वो आया, फिर कुरअंदाजी के नताइज का ऐलान हुआ, फिर उसमें कामयाब जो अफराद थे उनकी रजिस्ट्रेशन हुई अप्रैल के महीने में। फिर मई से लेके अगस्त तक उनके लैंग्वेज के जो है वो इम्तिहान चले इस्लामाबाद में और कराची सेंटर में। तो उसके बाद जो है पहले मरहले का जो एंड है, आखिरी स्टेज है, वो है कोरियन ज़ुबान के नतीजे का ऐलान, जो कि 27 अगस्त को HRD कोरिया की तरफ से ऐलान कर दिया गया था, लेकिन OEC की तरफ से जो है वो तकरीबन 2 दिन के बाद जो है वो ऐलान हुआ है, उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पब्लिश हुआ है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, और रीडिंग और लिसनिंग के नंबर कैसे देख सकते हैं, और उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का नो रिकॉर्ड नो डाटा फाउंड आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने जाना है इसके लिए, रिजल्ट चेक करने के लिए आप जाएंगे OEC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, oec.gov.pk, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के अंदर जो है वो शो हो रहा है क्लिक हेयर फॉर रिजल्ट। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी जो पेज है, वेब पेज वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है एंटर योर KLT नंबर। KLT नंबर वो जो आपकी KLT स्लिप जो मिली थी रजिस्ट्रेशन के टाइम 5080, इसके आगे जो है वो नंबर होगा आपका, वो यहाँ पे आपने नंबर पुट करना है। तो मैंने एक नंबर लिखा 5080, तो उसका रिजल्ट मैं जब सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे सामने ऐसा रिजल्ट शो हो गया। ये देखें डिटेल, मोहम्मद अरफाकी, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग असेंबल, ये उसका KLT नंबर है 50802089, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंपिटेंसी डॉक्यूमेंट्स और नोटिस फॉर EPS टॉपिक पासर से, ये भी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो जब मैंने ये इसके ऊपर क्लिक किया ऊपर वाले पे, तो हमारे पास ये ओपन हो गया, ये एप्लीकेशन फॉर जॉब असेसमेंट, ठीक है। ये PDF 2 पेजेस की हमारे पास ओपन होगी, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। और साथ जो नोटिस है, ये वाला जो नोटिस, इसके ऊपर हम क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये PDF जो है वो खुल गया। अब OEC की तरफ से जो है वो मुबारकबाद, ठीक है। तो मेरी तरफ से भी जो तमाम पासर हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। इस दफ़ा जो मेरिट है वो HRD कोरिया की तरफ से जो है वो 125 मार्क्स का जो है वो लगा दिया गया है, और ये उन तमाम स्टूडेंट के साथ जो है वो सरासर ज़्यादती है, जो कि 110 110 नंबर 115 120 वाले स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत से जो है वो नंबर दिए थे, ये उन सब के साथ जो है वो ज़्यादती है। क्योंकि ये HRD कोरिया की तरफ से मेरिट जो है वो सेट किया जाता है, तो OEC को फिर उनकी जो है, जो भी उनकी तरफ से सेट किया जाता है उनकी फिर बात माननी पड़ती है, ठीक है। ये OEC की तरफ से कोई मेरिट वगैरह सेट नहीं होता, ये सारा का सारा जो है वो HRD कोरिया जो है वो निज़ाम को मैनेज करता है। OEC सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशन और बाकी चीज़ों को मैनेज करता है, स्किल टेस्ट का ऑर्गेनाइज इनकाद करता है, ठीक है। बाकी ये सारा जेर निगरानी सारा HRD कोरिया के अंदर होता है। तो HRD ने जो मेरिट सेट कर देना है फिर OEC ने उसके ऊपर ही जो है रहना है, ठीक है। उससे फिर कुछ भी रद्द बदल जो है वो नहीं हो सकता। तो उसमें कहते हैं जी EPS टॉपिक 2025 में पास होने के बाद अगला मरहला स्किल टेस्ट का है। अब दूसरे मरहले में जो स्टूडेंट जो है वो दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि पहला मरहला जो है वो एक अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, ठीक है। 125 का मेरिट लग गया, वो पहला मरहला बिल्कुल एंड हो गया। अब दूसरा मरहला स्किल टेस्ट है, तो स्किल टेस्ट अगर कोई नहीं देता तो वो पहले मरहले में भी फेल सफ़र किया जाता है। स्किल टेस्ट बिल जो है वो बहुत लाजमी है, और स्किल टेस्ट में जिसमें भी कामयाब होना लाजमी है। स्किल टेस्ट का इनेकाद नवंबर 2025 में OEC के ज़ेर एहतमाम सिर्फ इस्लामाबाद में होगा। मतलब कि कराची सेंटर पर जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं, मेरिट में आए हैं, वो सारे के सारे इस्लामाबाद में टेस्ट देंगे, और वही स्टूडेंट देंगे जिनके मार्क्स 125 हैं, 125 से ज़्यादा वाले हैं, ठीक है। उससे कम वाले, क्योंकि उनका तो डाटा शो नहीं हो रहा, तो वो फिर स्किल टेस्ट में हिस्सा नहीं बन सकेंगे, उनका सफ़र यहीं तक ही था, ठीक है। अब यहाँ से 125 और 125 से ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका OEC की वेबसाइट के ऊपर जो है वो डाटा शो हो रहा है,
वो स्किल टेस्ट देने के अहल हैं। अब स्किल टेस्ट का जो शेड्यूल है वो 22 अक्टूबर 2025 को ओईसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर उसका इश्तिहार देखें तो ये नताइज का ऐलान हो गया। अब यहाँ पे ये देखें 3 तक 5 सितंबर पेशा वराना सलाहियत की जांच के दस्तावेजात की वसूली। तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से होंगे। स्किल टेस्ट दूसरे मरहले के शेड्यूल का ऐलान 10 सितंबर को जो है वो ऐलान होगा, और स्किल टेस्ट के दूसरे मरहले का इनइकाद तो यहाँ पे वैसे सितंबर बताया गया है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया है, ये नवंबर में लेके चले गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10 सितंबर को मतलब अगले महीने जो है वो ऐलान होगा कि आपका किस किस तरीकों कितने कितने स्टूडेंट्स का जो है वो उनकी डेट्स आएंगी। जिस तरह टेस्ट की डेट्स आई थी, इस तरह स्किल टेस्ट की भी डेट्स आएंगी। ठीक है, और ये जो डेट्स है ये उन्होंने नवंबर में देखे हैं। फिर उसके बाद नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में जाके HRD कोरी की जानब से हतम नताइज का ऐलान होगा, और ये जितना भी जो राउंड है 8th पॉइंट सिस्टम है ये बिल्कुल एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना तख्ती इख्तिताम पजीर जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे सारा प्रोसेस। उसके बाद वो अपने जो है वो मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल करवाने के बाद वो अपने रोस्टर फॉर्म जमा कराएंगे, और ये साल के साथ जो है वो बिल्कुल क्लोजिंग हो जाएगी, 2025 की क्लोजिंग हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि इस मरले से पहले 3 तक 5 सितंबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में महारत की जांच के मंदरजा दस्तावेजात सिर्फ ओईसी इस्लामाबाद में वसूल किए जाएंगे। अब दस्तावेजात ओईसी की वेबसाइट पर पहले दस्तियाब है, जिसके साथ सर्टिफिकेट की कापी मुंसली करनी है, जबकि असल टेस्ट के दिन साथ लाने हैं। आप कौन कौन से दस्तावेजात की बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मजमून ग्रेजुएशन 120 या जायद घंटों की वोकेशनल ट्रेनिंग इजाफी नंबर 1 मिलेगा उसका। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 1 साल या जायद काम करने का तजर्बा जिसका सर्टिफिकेट आजर की तरफ से जारी करता हो, इजाफी 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद है जी सरकारी काबिलियत का सर्टिफिकेट जो जो कौमी ज़ेर तमाम अहलियत के निज़ाम के बाज़ाब्ता इम्तिहानी तरीक़ेकार से हासिल किया गया। अच्छा, अब इसका देखें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मजमून में ग्रेजुएशन। अब देखें यहाँ पे तो कोई भी ऐसा इदारा नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ग्रेजुएशन करवा रहा है। ठीक है, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, इस तरह की जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्रेजुएशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है साथ जमा करवाने की, इजाफी नंबर 1 है। तो वो उससे बेहतर मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप स्किल टेस्ट की तैयारी जो है वो बेहतर करें। इसमें जो आपने एक इजाफी नंबर लेना है तो इजाफी नंबर आप स्किल टेस्ट में लें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 1 साल का जायद या काम करने का तजर्बा। हाँ, अगर किसी ने पाकिस्तान में किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई काम किया हुआ है, उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट है 1 साल या से ज़्यादा का, ठीक है, तो बहुत से कम लोग होंगे जो किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे जिसमें किसी चीज़ की तैयारी होती हो। तो वो अगर है किसी के पास, बिल्कुल अथेंटिक है, 2 नंबर तरीके से ना हो, बिल्कुल अथेंटिक और ओरिजिनल हो, ठीक है, वो किसी के पास हो तो वो जमा करवा सकता है, उसके इजाफी आपको 3 नंबर मिलेंगे। और सरकारी काबिलियत सर्टिफिकेट जो कि कौमी जो भी है, मतलब कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं गवर्नमेंट की, अगर उसका कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका भी जमा करा सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि इन चक्करों में ना पड़े, इनके डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये 7 आप जमा करवाएंगे 3 से 5 के तारीख के दरमियान, तो अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में आप ऐसे मशकूक पाए जाते हैं या वो आप ना मतलब मशकूक होते हैं, या वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं होता, ठीक है, तो उसकी क्या होगा कि वो जितने भी दस्तावेजात हैं वो नाकाबिल कबूल होंगे, और गैर मुतलका नामुकम्मल दस्तावेजात को हरगिज़ मंजूर नहीं किया जाएगा। और इसका असर क्या होगा, इसका नुकसान आपको ये होगा कि आप स्किल टेस्ट से जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। ठीक है, अगर इस तरह अगर आप काम करेंगे तो आप स्किल टेस्ट से भी हाथ धो बैठेंगे। अगर स्किल टेस्ट से हाथ धो बैठे तो आपने जो इतनी मेहनत की है लैंग्वेज टेस्ट में वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो इन चक्करों में ना पड़ें, आप बिल्कुल जो है वो कोरियन उसकी स्किल टेस्ट की तैयारी जो है वो बेहतर करें। और स्किल टेस्ट की जो तैयारी है वो बगैर किसी एकेडमी के नामुमकिन है। आप अपने करीबी किसी भी एकेडमी से जो है वो रब्ता करें और स्किल टेस्ट की तैयारी अच्छे और आसान अंदाज में जो है वो करें। ठीक है, मेरा तो आपको ये मशवरा है, इन दस्तावेजात के चक्करों में मत पड़ें। अच्छा, अब इंतहाई अहम नोड जो तवज्जो फरमाने के हवाले से उन्होंने येलो में जो है ना हाईलाइट किया हुआ है, कहते हैं 5 सितंबर 2025 के बाद दस्तावेजात नाकाबिल कबूल नहीं होंगे।
और गैर मुतलका और नामुकम्मल दस्तावेज़ात को हरगिज़ मंजूर नहीं किया जाएगा। स्किल टेस्ट का इनेकाद सिर्फ इस्लामाबाद में किया जाएगा। कराची वाले जितने भी हैं वो इस्लामाबाद आएंगे, जिसमें तमाम उम्मीदवार EPS टापी 2025 के कामयाब उम्मीदवारान की शिरकत लाजमी है। स्किल टेस्ट में शिरकत ना करने पर इंतखाबी अमल में कामयाब सबर नहीं किया जाएगा। अगर कोई बंदा स्किल टेस्ट में शिरकत नहीं करता तो उसका सारा प्रोसेस ज़ीरो कर दिया जाएगा। जैसा कि मज़कूरा महारत की जांच के इजाफी नंबर अख्तियारी हैं, लिहाजा उम्मीदवारान झूठ जालसाजी से गुरेज करें। अगर उम्मीदवार मुहैया करने दस्तावेज़ात में गलत बयानी का मर्तकब पाया गया तो HRD को एक जानब से इस उम्मीदवार का जो टेस्ट है मनसूख करके 4 साल के लिए नासबर कर दिया जाएगा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है जमा करवाने का। ठीक है। जनूबी कोरिया का पॉइंट सिस्टम बराए एम्प्लॉयमेंट परमिट पास कर लेना कोरिया में मुलाजमत या वीज़े की गारंटी नहीं है, बल्कि सिर्फ टेस्ट के हतमी नताइज के ऐलान की तारीख से लेकर 2 साल की मुद्दत के दौरान कोरिया में इस निज़ाम के तहत मुलाजमत की दरख्वास्त जॉब सीकर रोस्टर के जरिए EPS पूल, जिसमें 17 ममालिक शामिल हैं, में शामिल होने की अहलियत देता है, जहाँ से कोरियन आजर अपनी ज़रूरियात और तरजीहात की बुनियाद पर वर्कर का इंतखाब करते हैं। कोरियन आजर के अलावा कोई शख्सी अदारा वर्कर के इंतखाब में किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखता। तो ये हर बंदे को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर मैंने कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट पास कर लिया है, स्किल भी पास कर लिया है, मैंने रोस्टर फॉर्म भी जमा करवा लिया है, तो उसकी गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा जो है वो आएगा। ठीक है, इसकी गारंटी नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कहना कि 1 महीना 2 महीने पे इंतज़ार किया, 3 महीने या 6 महीने इंतज़ार किया, आपका वीज़ा नहीं आया तो आप वो इसी का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दें, जी मेरा वीज़ा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, उन्होंने वाज़ह देखें येलो उसमें हाईलाइट किया हुआ है कि आपको इस चीज़ों का पता होना चाहिए। 2 साल की मुद्दत के दौरान आपका जो जॉब सीकर रोस्टर है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, और EPS जो पूल है जिसके अंदर 17 ममालिक के लोग उसमें शामिल होते हैं, और वहाँ से जो कोरियन कंपनीज हैं वो अपने वर्कर्स को जो है वो इंतखाब करती हैं अपनी ज़रूरियात और तरजीहात की बुनियाद पर। तो ये भी आप ज़हन से निकाल दें कि कोरियन आजर के अलावा कोई शख्स या इदारा वर्कर के इंतखाब में किसी किस्म की इख्तियार रखता हो। ठीक है, ये भी आप अपने ज़हन से निकाल दें। ये सारे का सारा जो है वो लक के ऊपर डिपेंड करता है, और सारे के सारे 100% लोग कोरिया नहीं जाते। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें। अगर 100 बंदों ने टेस्ट पास किया है तो 100 के 100 कोरिया नहीं जाएंगे। उसमें से जिसका लक होगा वही कोरिया जाएगा। अच्छा, अभी हम चलते हैं कि वो कॉम्पिटेंसी डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन सा है। ये वाला है, अगर किसी के पास है तो उसके लिए बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिल्ड इन बाय OEC, ये OEC की तरफ से कॉलम फिल किया जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाए, EPS टॉपिक KLT नंबर, यहाँ पे अपना KLT नंबर लिखना है उसने। मैन्युफैक्चरिंग में जो भी है वो लिखनी है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, उसके अलावा मोबाइल नंबर लिखें, नेम एंड सिग्नेचर करें। उसके अलावा यहाँ पे करें, ये जो मार्क बाय OEC है ये OEC ने करना है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर या लॉन्गर, उससे कम है तो उसको टिक लगाएं। उसके बाद ट्रेनिंग एकेडमिक एक्सपीरियंस अगर है तो उसके ऊपर भी टिक लगाएं जितने घंटे की है। यहाँ पे देखें, ये ग्रेजुएशन, कॉलेज डिग्री, हाई स्कूल डिप्लोमा, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, बाकियों की नहीं। ये नहीं कि FA किया हो तो उसके ऊपर टिक लगा दिया, नहीं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिग्री की बात हो रही है। क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ ईयर ऑफ इशूड बाय, यहाँ पे लिखें सारी, अगर एडिशनल है कोई तो। ठीक है, नीचे कंफर्म बाय OEC करेगा, नेम एंड सिग्नेचर, और सिग्नेचर कर देगा OEC। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी वर्क एक्सपीरियंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 1 साल का तजर्बा रखने के लिए। अगर किसी के पास हो तो नेशनलिटी लिखे, पासपोर्ट नंबर लिखे, नेम लिखे, एड्रेस लिखे, मोबाइल ईमेल, सारी चीज़ें लिखें। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, जो पोजीशन थी आपकी वो लिखें, जितने साल का एक्सपीरियंस है वो लिखें। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट में क्या डेट लिखनी है, सिग्नेचर करना है। और उसके बाद आप ये जो है, हाँ बस ठीक है, यहाँ तक ये आपने फिलअप करना है। ठीक है, बाकी HRD का जो ऑफिसर होगा वो बाकी सारे काम करेगा। चलें, इसके साथ आपने जो है वो फोटोकॉपी अटैच करनी है। ओरिजिनल जब आपका स्किल टेस्ट होगा तब आपने जाना है साथ लेकर। ठीक है, वो वेरीफाई करेंगे। तो ये हो गया कॉम्पिटेंसी, ये नोटिस भी मैंने आपको बता दिया, जॉब पोर्टल में ये दोनों चीज़ मैंने डिस्कस कर दी है। ठीक है, तो ये था वो था कि अगर किसी का आपने चेक किया है यहाँ पे जॉब पोर्टल में, यहाँ पे अनाउंसमेंट में अपना KLT नंबर एंटर किया है तो अपना रिजल्ट दिख रहा है। अच्छा, अगर किसी का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो उसका क्या मतलब है वो भी आपको बताता हूँ। ये मैं KLT नंबर एंटर किया 50805020। ठीक है, सबमिट के ऊपर मैंने क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने आ गया जी नो रिकॉर्ड फाउंड।
अब देखें इसका क्या मतलब है। इस स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो थे 160, ठीक है, 160 मार्क्स थे इसके। अब यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो है वो कलर ब्लाइंडनेस का इशू है। ये कलर ब्लाइंडनेस की वजह से जो है वो ओईसी की तरफ से उन्होंने लिस्ट में से इसका नाम निकाल दिया है, ठीक है। तो जो डाटा उस लिस्ट में होगा उनके डाटाबेस में वही शो होगा, जो लिस्ट में नहीं होगा तो वो शो नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो वो समझ दे कि उसका कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं हुआ, और वो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से जो है वो रिजेक्ट हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉब पोर्टल में जब आप देखेंगे अपनी डिटेल, तो यहाँ पे ईपीएस टॉपिक आईडी यहाँ पे ये शो हो रही है। अब ये देखें, यहाँ पे आपका जो केएलटी नंबर है वो तो सिर्फ होता है इतना 50802089, तो ये ईपीएस टॉपिक आईडी इतनी लंबी क्यों यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से आपने सारे का सारा यहाँ से कॉपी करना है इसको, ठीक है। तो तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि रीडिंग और लिसनिंग के नंबर देखने का जो तरीकेकार है वो कैसे होगा। यहाँ से इसको कॉपी किया, आप चले गए इस वेबसाइट के ऊपर जो कि है eps.go.kr, ठीक है। इन दोनों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जस्ट वहाँ पे क्लिक करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको कहते हैं प्राइमरी की नंबर। ये जो इतना हिस्सा होता है ये कहलाता है प्राइमरी की। तो ये आपका हो गया केएलडी नंबर, ये हैं लिसनिंग के नंबर और ये हैं रीडिंग के नंबर, ठीक है। अब यहाँ भी ये ऐसे क्यों शो हो रहे हैं, तो इसको हम अगर करेंगे 2, तो ये हो गया हमारे पास 70। इसको अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 75। तो इसके जो टोटल मार्क्स बन गए वो बन गए 145, 145। इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 45 आ गए। तो इस तरह इसका जो टेस्ट है वो 11 जून 2025 को हुआ था, ठीक है। तो ये है पासिंग स्कोर। पासिंग स्कोर 125, 125, 125 का मेरिट, और इसने लिए हैं 145। तो इसका मतलब ये जो है स्टूडेंट मेरिट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने रीडिंग के और लिसनिंग के, ये इसके लिसनिंग के हो गए और ये इसके रीडिंग के हो गए, रीडिंग के मार्क्स। और ओईसी की वेबसाइट पे आपने जब अपना केएलटी नंबर एंटर करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने केएलटी स्लिप सामने रख के एंटर करना है, ठीक है। अगर आप सही तरीके से एंटर करेंगे तो आपका तभी आप अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर सही तरीके से आपने एंटर किया है फिर भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा तो आप समझ लें, जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, कि आपका मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम नहीं है, ठीक है। तो और अगर किसी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 125 से नंबर मार्क्स ज़्यादा है लेकिन उनका फिर भी रिजल्ट जो है वो नो डाटा फाउंड आ रहा है, तो उसकी भी मैंने रीज़न बताई है कि उनका कलर ब्लाइंडनेस का इशू है, जिसकी वजह से उनका लिस्ट के अंदर जो है वो नाम नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।